क्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की अपक्रिया होंगी। पहले चारों के नाम लिखते हैं हम। कौन कौन सी हैं 4? देखो देखो, सबसे पहली है योगात्मक अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? योगात्मक अपक्रिया। दूसरी होती हैं विघटन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विघटन अपक्रिया, जिसको हम विलोपन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? विलोपन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरी कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। चौथी कौन सी है? चौथी है असमानुपातन। कौन सी अपक्रिया? असमानुपातन अपक्रिया। ठीक है। तो रेडॉक्स अपक्रिया 4 प्रकार की। विघटन का योगात्मक का मतलब है कि 2 चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी और नया यौगिक बन जाएगा। जैसे मैंने इस तरीके से लिख दिया H2 और O2 दोनों जुड़ गए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या बना लिया साहब? H2O बना लिया, है ना। अब क्रिया को संतुलित करने के लिए हम 2 जोड़ देंगे। संतुलित करना तो और सीखेंगे हम बड़ी बड़ी अपक्रियाओं को। यह अपक्रिया कौन सी है? योगात्मक अपक्रिया है ना। तो अगर कोई 2 पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो योगात्मक अपक्रिया कहलाती है ना। कोई से भी पदार्थ हो सकते हैं वो। जैसे हमने लिख लिया साहब N2 + 3H2, इससे क्या बनेगा बताओ? 2NH3। अब ये अपक्रियाएं ध्यान रखना कभी भी विदाउट कैटालिस्ट नहीं होती हैं। बिना कैटालिस्ट के ये अपक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों गैस हैं, और गैस को अगर पात्र में रख देंगे तो वो अपक्रिया करने के लिए उनको समय भी तो मिलना चाहिए। जब तक अपक्रिया करने के लिए नज़दीक नहीं आएंगे, टक्कर नहीं होगी, तब तक अपक्रिया होगी नहीं। इसलिए इनको नज़दीक लाने के लिए हमें किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी जो इन दोनों को नज़दीक ले आए। तो वो हम लेते हैं यहाँ पर ठोस उत्प्रेरक। क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। जैसे यहाँ प्लेटिनम काम में ले सकते हैं, निकल काम में ले सकते हैं, यहाँ Fe काम में ले सकते हैं, या मोलिब्डेनम काम में ले सकते हैं। ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। Fe की प्रेजेंस में जब इस अपक्रिया को हम करवाते हैं, Fe का मतलब तो समझ रहे हो, आयरन। इसकी प्रेजेंस में जब इस अपक्रिया को करवाते हैं तो इसको हेवर प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहते हैं? हेवर प्रक्रम। और आगे समझाएंगे हम इन सब चीज़ों को। अभी तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि योगात्मक अपक्रिया क्या होती हैं। तो योगात्मक अपक्रिया क्या होती हैं? जब 2 पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बना लेते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। दूसरी अपक्रिया है आपकी विघटन या विलोपन अपक्रिया। तो उससे पहले हम इसके बारे में ही जान कर लेते हैं कि क्या ये रेडॉक्स अपक्रिया है या नहीं है ना। तो देखो, पहली अपक्रिया H2 + O2 से हमने क्या बनाया बताओ? 2H2O, है ना। तो इसको हम पहचान करें कि क्या ये रेडॉक्स अपक्रिया है या नहीं। कैसे पहचानेंगे? चौथी परिभाषा से। कौन सी परिभाषा बताई थी? चौथी परिभाषा कौन सी बताई? गेट लगा दे। चौथी परिभाषा कौन सी बताई थी हमने? ऑक्सीकरणांक। यदि किसी तत्व के या किसी परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर में यदि वृद्धि होगी तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी बताओ? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। यदि किसी परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी? कमी, तो अपक्रिया कौन सी कहलाएगी? रिडक्शन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है। इसको ही समझ लेते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखो 2 अपक्रियाएं हो रही हैं। एक तो H2 से जल बन रहा है, और दूसरी अपक्रिया कौन सी हो रही है? दूसरी अपक्रिया O2 से जल बन रहा है ना। H2 से जल बनना, तो इसमें हम देखें कि ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब H2 से
H2O बन रहा है, तो हाइड्रोजन की देखेंगे हम। किसकी देखेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या है यहाँ पर? 0, पता है। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? 1। मैंने कहा ना हाइड्रोजन का सामान्यतः +1 होता है। ये जब क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु से जुड़ जाएंगी तो -1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार के ऑक्सीकरण दर्शाता है, या तो 0 या +1 या -1। क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातुओं से जुड़ जाएगा, यानी धातुओं से जुड़ जाता है तो माइनस हो जाता है, नहीं तो इसका +1 रहेगा, है ना। और H2 के रूप में इसका 0 रहेगा। ऑक्सीजन का बताओ, यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण कितना है और यहाँ कितना है? -2। तो ऑक्सीजन का 0 से -2 हो गया। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हुई? कमी हुई। कमी हुई तो अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन अपक्रिया हो जाएगी। और यहाँ 0 से +1 हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया? 0 से और +1 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि हो गई तो कौन सी अपक्रिया हो गई? समझ में आ गई। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि योगात्मक अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, तो योगात्मक अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रियाएं ऐसे इसमें चेक कर सकते हैं हम। देखो N2 + 3H2 से क्या बनेगा? 2NH3 बनेगा। तो हम इस अपक्रिया को पहले संतुलित कर लें। तो ये हमने लिख दिया साहब है, संतुलित है। हाँ, एक तो H2 से NH3 बन रहा है और एक N2 से क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। ठीक है, जब H2 से NH3 बन रहा है तो H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है? 0। और यहाँ कितना है? +1। तो 0 से +1 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में, इसका मतलब कौन सी अपक्रिया? और N2 का ऑक्सीकरण क्या है नाइट्रोजन का? N2 में 0। और यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन का -3। अरे नहीं समझ में आ रहा भाई, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 3। इसका +1 इसका +1 इसका +1 ओवरऑल +3, है ना। तो इस पर कितना हो जाएगा? तो हम इसको -3 लिख देंगे। 0 से -3 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सी अपक्रिया हो गई? हो रही है अपक्रिया। तो ये हम कह सकते हैं कि योगात्मक अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रिया होती हैं। तो जितनी भी योगात्मक अपक्रिया होंगी वो सब कैसी होंगी? रिडॉक्स अपक्रिया होंगी। कौन सी होंगी? रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, लिखें इसको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखो। H2 + O2 से 2H2O। अब देखो, योगात्मक अपक्रियाओं में हाइड्रोकार्बनों का दहन वाली अपक्रियाएं भी आती हैं। जैसे अगर मैं एल्केन की वायु की उपस्थिति में क्या करवा देता हूँ? इसको जला देता हूँ, तो क्या बन जाती है? CO2 + H2O। इसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं हम? दहन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? किसे कहते हैं दहन अपक्रिया? यदि किसी पदार्थ को मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बनों को, ठीक है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको वायु की आधिक्य में, वायु के किसमें? आधिक्य में गर्म किया जाता है, यानी जलाया जाता है। ठीक है, और जब इसको जलाया जाता है तो 2 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और दूसरा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, जब CO2 और जल बनता है
उसको हम कहते हैं पूर्ण दहन। क्या कहते हैं? पूर्ण दहन। पूरा की पूरा जल गया। जैसे आपने देखा होगा गैस जलाते हैं हम, एलपीजी, सीएनजी वाली जो गैसें होती हैं उनको जलाते हैं तो उसमें कोई राख वाख थोड़ी बनती है, पूरा जल जाता वो तो पूर्ण दहन कहलाता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है? CO2 और जल बनता है, तो उसमें कोई राख नहीं बनती है। लेकिन जब हम लकड़ी को जलाते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होती है, तो उसमें कुछ राख बनती है। क्या बनती है? राख बनती है इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी राख के रूप में रह जाए, कुछ कार्बन के कण रह जाएं, है ना, तो इनको हम राख कह सकते हैं कि जिनका अपूर्ण दहन होता है। पूरा की पूरा पदार्थ नहीं जलता है, कुछ मात्रा में रह जाता है, उसको कहते हैं अपूर्ण दहन। और अपूर्ण दहन किसे कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं में बोलेंगे यदि कोई पदार्थ वायु की आधिक्य में नहीं, अब वायु की अपर्याप्त मात्रा में, यहाँ क्या बोलेंगे? अपर्याप्त। पर्याप्त मात्रा तो मतलब आधिक्य हो गया, अपर्याप्त का मतलब आधिक्य में नहीं करेंगे, उससे कम में करेंगे, तो इससे क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बनेगी? जल बनेगा। उसको हम क्या कहेंगे बताओ? अपूर्ण दहन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण दहन। ये थर्मोडायनेमिक में भी काम में आएंगी, ध्यान रखना। वहाँ भी हम दहन एंथैल्पी निकालते हैं। तो दहन एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे? जब कोई पदार्थ होगा वायु के आधिक्य में जलाएंगे तो CO2 और जल बनेगा, तो उसको कहेंगे दहन। और वहाँ जो एंथैल्पी बनेगी वो कहलाएगी दहन एंथैल्पी। ठीक है, और अगर इसमें बनाएंगे तो वो अपूर्ण दहन कहलाता है। अपूर्ण दहन की एंथैल्पी हम चेक नहीं करते, दहन की एंथैल्पी चेक करते हैं। कौन सी? पूर्ण दहन वाले की। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया अपूर्ण और पूर्ण क्या होता है। ठीक है साहब, तो ये जो हमारा दहन अभिक्रिया होती हैं, ये भी कौन सी अभिक्रिया होती हैं बताओ? योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया? योग हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये साहब आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे इनके, तो मैंने लिख दिया CH4 और इसकी अभिक्रिया वायु से करवा दी, CO2 बन गया और क्या बन गया? जल बन गया। अभिक्रिया को संतुलित कर लो। संतुलित करने के लिए आगे हम बहुत सारे नियम बताएंगे आपको, 2-3 तरीके से संतुलित भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझ लो, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी के परमाणुओं को बराबर कर लेते हैं। कार्बन इधर एक है रिएक्टेंट में, इधर भी एक है। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को संयुक्त कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने? 4, इधर कितने? 2, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं? 2 लगा दूंगा। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को हम ऐसे संतुलित कर लेंगे। अब इनके ऑक्सीकरण अंक चेक कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +1। कार्बन का कितना है? कार्बन का कितना हो जाएगा अब? -4, क्योंकि इनके 4 प्लस के हो गए, -4 हो गया। ऑक्सीजन में 0, ऑक्सीजन परमाणु का इधर से चेक करते हैं। देखो, ऑक्सीजन का -2, एक परमाणु का देखते हैं हमेशा। और कार्बन का कितना है बताओ? +4। इधर देखो, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, है ना। अब देखो किस किस का ऑक्सीकरण अंक चेंज हो रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करो, हाइड्रोजन का यहाँ कितना है? +1, और यहाँ भी कितना है? हाइड्रोजन से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो ऑक्सीकरण कर रहा है ना अपचयन कर रहा है। अब 2 बचे, ऑक्सीजन और कार्बन। तो कार्बन CO2 में जा रहा है और ऑक्सीजन दोनों में जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ भी जा रहा है और ऑक्सीजन यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, और दोनों में क्या कर रहा है? ये देखो, दोनों में ही
ये इधर देखो -4 से +4, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसलिए ये तो कौन सी अवक्रिया दर्शा रहा है, ऑक्सीकरण। और 0 से -2 हो रहा है, यहाँ भी 0 से -2 हो रहा है, तो यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी, तो अवक्रिया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, कमी, अवक्रिया रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अवक्रिया हो रही, तो ऑक्सीकरण हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। अब ये मायने नहीं रखता कि कितने ऑक्सीकरण हो रहे हैं कितने रिडक्शन हो रहे हैं, एक का तो रिडक्शन होना चाहिए और कम से कम एक का ऑक्सीकरण होना चाहिए, उसी अवक्रिया को रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये अवक्रिया भी लिख लो।